friends and welcome back to our channel. Our today's topic is properties of indifference curve. In the previous video we have already covered indifference set and indifference curve. What is the definition and meaning of indifference curve? Now we will study what are the properties of indifference curve. So let's get started. तो हमारी first property क्या है? IC slopes downward. जो हमारा indifference curve है it is downward sloping. Downward sloping from left to right. ये आपको याद रखना है कि जो downward sloping curve है हमारा IC वो left to right slope करता है. Left to right मतलब इधर लेफ्ट से इधर राइट तक. अगर आपको कोई ऐसा कर्व दे दिया जाए, अगर ये पूछें कि ये कैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये आपको याद रखना है. आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम डैश टू डैश. तो यू हैव टू राइट देयर लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. फिगर में भी देख सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट है. ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि इसका जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है. नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि अगर जो हमारा कंज्यूमर है वो एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो एक साथ में ही उसको दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. मतलब मोर ऑफ वन गुड इम्प्लाइज लेस ऑफ द अनदर वन. ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन हमारा क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है ना उसका जो प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक है. कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अब ये जो टर्म है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, आप लोग सोचोगे कि ये टर्म कहीं सुना हुआ लग रहा है. ये टर्म हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में व्हेन वी कवर्ड अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो अजम्पशंस में हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है वो मोनोटोनिक है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई कमोडिटी, एक कमोडिटी है, सपोज एक्स कमोडिटी है, उसका अगर हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा. सपोज आप आधा ग्लास पानी पी रहे हो तो आपको कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. वहीं अगर आप एक ग्लास पानी पियो, कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा दो तो आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा. यही क्या कहता है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो कंज्यूमर की होती है. अब इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस का यहाँ पर रोल क्या है? इसका रोल इस आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि अगर हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी का कम क्यों करना है, दूसरी हम उतनी ही क्यों नहीं रखते. तो ये आपको समझने में हेल्प करेगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस. कैसे समझना है देखते हैं. अब देखो ये है हमारी आईसी कर्व. एक्स एक्सिस पर लिया है हमने क्या? पर्क. एक्स एक्सिस पे हमारी कमोडिटी है पर्क और वाई एक्सिस पे है हमारा मंच. अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये हमारा आईसी कर्व, आईसी है, इंडिफरेंस कर्व है. इस पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी. ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि एक ए पॉइंट पर एक्स की जो यूनिट है वो 2 यूनिट्स परचेज कर रहा है, मतलब पर्क की वो 2 यूनिट्स परचेज कर रहा है. वाई की वो मंच की वो 5 यूनिट्स परचेज कर रहा है. बी पॉइंट पे क्या शो हो रहा है कि वो पर्क की 3 यूनिट्स परचेज कर रहा है, वेयर एज ही इज परचेजिंग 3 यूनिट्स ऑफ मंच. मतलब उसने क्या किया, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा उसने वही किया. उसने क्या किया, एक ए पॉइंट पे जो उसकी एक्स की कमोडिटी थी उसको यूनिट्स थी, उसने क्या किया, उसको बढ़ाया, 2 से 3 कर दिया. अब जब उसने 2 से 3 कर दिया मतलब एक का कंजम्पशन जब उसने बढ़ाया तो दूसरे का कम कर दिया. वाई का 5 से 3 कर दिया. मंच को 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, अब उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया. अब उसने ऐसा किया क्यों? देखो उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मान लो कितना भी मिल रहा है, सपोज एक्स ए उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक है, अब जब वो क्या करेगा 2 से 3 बढ़ाएगा कंजम्पशन अपना एक्स यूनिट का, मतलब पर्क का, तो क्या होगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उससे मिलने वाला उसको सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा. पर हमने क्या पढ़ा है कि ए और बी पॉइंट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होता है. मतलब आईसी पे जितने भी आपके कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सबसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. यही हमने पढ़ा था डेफिनेशन में. तो वो क्या करेगा, जब इससे सेटिस्फैक्शन उसका बढ़ गया तो दूसरे का कम करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि बराबर लाना है हमको. हमें सेटिस्फैक्शन बढ़ाना नहीं है, हमें बराबर ही लाना है. दोनों पॉइंट पे सेम रखना है, सेम ही होता है. तो एक का बढ़ाया तो दूसरे का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसको. इसीलिए ये क्या होता है, कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस के उसके बेसिस पर ही, उसकी वजह से ही जो हमारा कंज्यूमर है उसको क्या करना पड़ता है, व्हेन ही इज परचेजिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स या फिर इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी, ही मस्ट डिक्रीज द यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी. ठीक है, जिससे कि हमारा जो आईसी है उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर जो उसका सेटिस्फैक्शन जो उसको मिल रहा है वो क्या हो, सेम रहे. तो ये क्या थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड. अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी की वो क्या है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. मतलब जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो शेप है वो आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में या साइंस में पढ़ा होगा, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्केव कैसा होता है, ऐसा. कॉन्वेक्स कैसा होता है, इस तरह का. ठीक है, इस तरह का कुछ होता है हमारा कॉन्वेक्स. तो हमारा जो आईसी है वो कैसा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब इस शेप में है टू ओरिजिन. ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है
स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू डिक्लाइन एज वी मूव अलोंग इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब हम IC पर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो जो IC का स्लोप है ना वो डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आप कहोगे कि स्लोप क्या होता है? स्लोप देखो हमने निकालना अभी तक सीखा नहीं है, तो अब हम सीख लेते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये होता है हमारा स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, हमें अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y क्या होता है कि y की क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, मतलब y की क्वांटिटी हमने जब डिक्रीज करी तो कितना डिक्रीज किया, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, मतलब x की क्वांटिटी जब हमने इंक्रीज करी तो कितना इंक्रीज किया। तो जब हम इन दोनों को चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ IC। अब ये जो स्लोप है ये कैसा होता है? डिक्लाइनिंग होता है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, इसीलिए हमारा जो IC है वो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, अब वो जो स्लोप है वो डिक्लाइनिंग क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जो रेट है, जिस रेट पर जो हमारा कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है, वो जो रेट है वो भी डिक्लाइनिंग होता है। ठीक है, द रेट एट विच कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर अदर टेंड्स टू डिक्लाइन। ठीक है, ये जो रेट है, जिस रेट पर जैसे हमने x की कमोडिटी बढ़ाई, x की क्वांटिटी बढ़ाई और y की डिक्रीज करी, तो ऐसे करके हमने जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट किया, उस जिस रेट पर हम कर रहे हैं वो रेट भी डिक्लाइनिंग होता है। अब वो रेट कैसे निकालेंगे हम, कैसे पता चलेगा वो डिक्लाइनिंग है, क्यों है, ये हम अभी समझते हैं। सबसे पहले हम स्लोप निकालना हमने फॉर्मूला में सीख लिया, अब हम देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट के बीच का जब स्लोप निकालना होगा बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच का जब हमको स्लोप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में y में कितना चेंज आया है और x में कितना चेंज आया है। y में कितना चेंज आया है, देखो आप पहले 6 था, 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था कंज्यूमर y की, अब वो सिर्फ 4.5 कर रहा है, तो 6 माइनस 4.5 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर जो x की कमोडिटी है उसमें कितना चेंज आया है, पहले वो 2 कंज्यूम कर रहा था 2 यूनिट्स, अब वो 3 कर रहा है b पॉइंट पर, तो 2 माइनस 3, ठीक है, कितना हो गया 1.5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1.5। ये आ गई a और b पॉइंट के बीच में हमारी स्लोप। अब जब हम निकालेंगे बिटवीन b एंड c, b और c के बीच में जब हम निकालेंगे फिर से वही करेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y हमारा क्या है, b और c के बीच में, अब देखें तो पहले कमोडिटी क्वांटिटी 4.5 थी, अब वो कितनी हो गई है c पर आके 3, तो यानी कि 4.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय b पॉइंट पर x की क्वांटिटी 3 थी, c पॉइंट पे आके 5 हो गई, यानी कि 3 माइनस 5, तो कितना आया 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 मतलब माइनस 0.75। ये आ गई हमारी b और c पॉइंट के बीच का क्या स्लोप। अब हम निकालेंगे बिटवीन C एंड D, ठीक है, C और D के बीच में जब हम निकालेंगे तो C पे देखो y की क्वांटिटी है 3, डिक्रीज होके कितनी हो गई 2.5, मतलब 3 में से हमको 2.5 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय x की क्वांटिटी कितनी है C पॉइंट पर 5, बढ़कर कितनी हो गई D पर 7, यानी कि 5 माइनस 7 करना है, तो ये कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस 2, यानी कि माइनस का 0.25। अब देखो ये जो 3 फिगर्स हैं, ठीक है, ये जो 3 फिगर्स हैं अगर आप इनको नोटिस करो तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले तो माइनस का 1.5 था, फिर क्या हुआ माइनस का 0.75 हो गया, फिर और कम हो गया 0.25 हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, वही रेट है जिसकी हम बात कर रहे थे। जिस रेट पर कंज्यूमर हमारा एक कमोडिटी को दूसरी से सब्सटीट्यूट कर रहा है वही रेट है ये जो अभी हमने देखा, यानी कि ये क्या है, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये क्या है, MRS है। MRS कहते हैं, MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब स्लोप को ही हम MRS कह सकते हैं। यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, स्लोप इज इक्वल्स टू MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो हमारा जो स्लोप है वो डिक्लाइनिंग होता है और जो MRS है वो भी डिक्लाइनिंग होता है, और इसीलिए हम उसको डिमिनिशिंग MRS कहते हैं। ठीक है, डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम होना, तो हम इसको डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग MRS कहते हैं। ठीक है, MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस और सब्सटीट्यूट गुड y फॉर गुड x, मतलब किस रेट पर वो गुड y को सेक्रीफाइस कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है गुड x से,
वो जो रेट है उसको हम MRS कहते हैं या स्लोप कहते हैं। और ये जो स्लोप है MRS है ये डिक्लाइनिंग होता है, ये अभी आपने एग्जाम्पल देख ही लिया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग MRS की वजह से ही स्लोप डिक्लाइनिंग होता है, और स्लोप जो डिक्लाइनिंग है उसकी वजह से ही जो हमारा कर्व है IC ये होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठकर आता है कि जो MRS है ये डिक्लाइनिंग है क्यों, किस वजह से ये डिक्लाइनिंग है, ये कम क्यों होती जा रही है, ये जो फिगर्स हमने अभी कैलकुलेट किए हैं ये कम क्यों हो रहे हैं। अब इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अब ये डिक्लाइनिंग MRS के पीछे का जो रीजन है ना, हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप एक कंज्यूमर हो और आप 2 कमोडिटीज परचेज कर रहे हो, ठीक है। ये IC जो हमारा एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें हमें क्या करना है, 2 कमोडिटीज ही लेकर चलिए। तो सपोज आप एक खरीद रहे हो ऑरेंजेस और एक आप करते हो कंज्यूम मैंगोज, ठीक है। 2 कमोडिटीज हैं। अब आपने क्या किया, ये जो ऑरेंज है ना ये X कमोडिटी है और ये है हमारी Y कमोडिटी। X का हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया, ठीक है। इसका कंजम्पशन हमने क्या कर दिया, हम ऐसे लिख लेते हैं कंजम्पशन इंक्रीज्ड, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ गया, क्योंकि ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मैंगोज का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो इसका हमने कंजम्पशन कर दिया कम। अब क्योंकि हमने इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया, जब हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो उसके लिए जो हमारी इंटेंसिटी होती है, डिजायर होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी या डिजायर कम हो जाएगी, और जब इंटेंसिटी या डिजायर कम होगी तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो भी कम होगी। ये हमने कहाँ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। जैसे हम पानी पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं, कंजम्पशन उसका बढ़ाते जा रहे हैं, तो पानी की प्यास जो है हमारी कभी तो बुझेगी, इंटेंसिटी कभी तो कम होगी, तो वो कम होती गई, और उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, मतलब सेटिस्फैक्शन, वो भी कम हो गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। सेम इस केस में होगा कि इसका हमने कंजम्पशन कम कर दिया, तो कम किया है तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हम कोई चीज़ बहुत टाइम से नहीं खाते हैं तो उसके लिए इंटेंसिटी या डिजायर हमारी बढ़ जाती है, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ी तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये समझ आया। अब इसीलिए ही जो हमारा कंज्यूमर है ना वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी Y जो कमोडिटी है उसकी जो डिजायर है, इंटेंसिटी है, वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को यार ऐसा मन कर रहा है कि मैं मैंगोज ज़्यादा ही खाऊं, मतलब Y की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं मैंगोज ज़्यादा खाऊं। और इसीलिए वो क्या करेगा, हर बार Y को जो कम कर रहा था ना, वो मतलब कम करने का अमाउंट कम करता जाएगा। पहले उसने कितना कम किया, 1.5 कम कर दिया, 1.5। फिर दूसरी बार उसने कितना कम किया, दूसरी बार भी उसने 1.5 कम किया। तीसरी बार उसने क्या किया, 0.5 ही कम किया है। मतलब वो जब जब X की यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है तो तब तब Y में जो कमी ला रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, उस डिक्रीज जो कमी लेकर आ रहा है उसमें भी वो कम करता जा रहा है, ठीक है। मतलब वो रेट उसका कम कर रहा है, और वही रेट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। इसीलिए जो हमारा MRS है वो कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये 2 प्रॉपर्टीज। क्या कि पहला क्या था हमारा, जो हमारा IC है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसके लिए क्या चीज जरूरी है, सबसे पहले तो ICs नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। जो भी 2 IC हैं, मतलब इंडिफरेंस कर्व्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम इस ग्राफ में देखें तो क्या है, 2 IC हैं हमारे पास, IC1 IC2, 2 इंडिफरेंस कर्व्स हैं। अब ये जो दोनों IC हैं तो इनमें से जो हायर वाला है, मतलब ऊपर वाला, वो क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा। और ये दोनों देखो पैरेलल भी हैं, जैसा कि हमने अभी सबसे पहले कंडीशन रख दी। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा, कैसे शो करेगा। सपोज ये हमारा IC1 है, पहले इसमें अगर हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कोई, ठीक है, ये है पॉइंट हमारा R, राइट। इस R पॉइंट पर Y कमोडिटी की कितनी यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, सपोज O के यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, और X कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, सपोज OZ, ठीक है, OZ वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, OZ कर दी। अब ये जो हायर IC होता है, ये हायर IC बनता किस वजह से है, जब हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तभी जो हमारा IC है इंडिफरेंस कर्व वो राइट वर्ड, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमारे कंज्यूमर की क्या हुआ, इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो उसका कर्व आगे शिफ्ट हो गया। अब उसने क्या सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, Y की जो यूनिट्स हैं वो तो उतनी ही रखते हैं, Y की यूनिट्स तो हम उतनी ही रखते हैं, ऐसा करते हैं X की यूनिट्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो Y की यूनिट्स तो उसने इतनी ही रखी, ओके, ठीक है। R और S पर दोनों पर Y की यूनिट कितनी है, ओके। उसने क्या किया, X की यूनिट्स बढ़ा दी, X की यूनिट्स क्या किया, बढ़ा दी। तो वो पहले कितनी थी, OZ थी X की यूनिट, अब कितनी हो गई, OZ1।
अब आप देखो अगर उसका कंजम्पशन बढ़ गया एक्स कमोडिटी का, तो उसको ऑफकोर्स ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है? OZ1 पे। OZ1 किधर है? S वाले पे। S पॉइंट किधर है? IC2 पर। इसका मतलब ये है कि जो हायर IC है, इससे ये प्रूव होता है कि हायर IC हमारा क्या करेगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अगर आपको प्रूव करने को आता है कि शो दैट हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो आप इसी तरह से शो करेंगे जो अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। ICs नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। IC2 इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम IC1। IC2 कौन सा है? ऊपर वाला। IC1 नीचे वाला। तो साफ साफ दिख ही रहा है कि IC2 क्या कर रहा है? ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है एज कंपेयर्ड टू IC1। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ ICs ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। मतलब ये जो एक ग्राफ है, हम तो यूजुअली एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हो, उनका सेट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। इस पे आप और भी, अगर कंज्यूमर की इनकम और बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे? इसको और आगे शिफ्ट कर देंगे। वो इस तरह से आगे शिफ्ट हो जाएगा, पर पैरेलली शिफ्ट होगा। ठीक है, कैसे शिफ्ट होगा? पैरेलली शिफ्ट होगा। IC3 हो गया, ये IC यहाँ पर 4 भी हो सकता है। तो ये जितने भी IC हैं, इंडिफरेंस कर्व्स हैं, इनका जो पूरा सेट होता है एक ग्राफ पे, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप है ये, पूरा इंडिफरेंस मैप कहलाएगा। ईच IC ऑन द इंडिफरेंस मैप करेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। जो अभी मैंने बताया, क्या बताया? कि हर कोई इंडिफरेंस कर्व, इस इंडिफरेंस मैप पे जितने भी इंडिफरेंस कर्व्स हैं, हर इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा? डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम शो करेगा। मतलब इसमें कंज्यूमर की इनकम सबसे कम है, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। मतलब हर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर कंज्यूमर्स इनकम। यहीं पर लिखा हुआ है हायर IC करेस्पॉन्ड्स टू हायर लेवल ऑफ इनकम। और जब उसकी इनकम बढ़ती है तभी वो अपना क्या करता है? कंजम्पशन बढ़ाता है। कंजम्पशन बढ़ा है तो सेटिस्फैक्शन बढ़ा, और इसीलिए जो उसका IC है वो अपवर्ड्स था। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी? हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ICs डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं एक ही ग्राफ पे, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा हमको बताया गया है कि ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसे कैसे शो करेंगे? हम ना ऐसा करते हैं, हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर ग्राफ बनाया है जिसमें दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IC1 एंड IC2। अब ये दोनों ही कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? अगर आप IC1 देखो, IC1 को अगर आप देखो, IC1 पे दो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? पॉइंट A और पॉइंट B, इस वाले कर्व पे। ठीक है, इस वाले कर्व पे आप देखो पॉइंट B भी उसी पर है, पॉइंट A भी उसी पर है। मतलब पॉइंट A से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो पॉइंट B से भी सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा होगा, क्योंकि सेम IC पे जितने भी पॉइंट्स है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमको देते हैं। तो A और B पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये कौन से कर्व पे है? IC1 पर, राइट। अब IC2 पे अगर आप देखो, ये वाला कर्व IC2 पे देखो, तो C पॉइंट और A पॉइंट भी उसी पर हैं, दोनों IC2 पर भी है। A पॉइंट जो है वो कॉमन है, दोनों पर है, तो IC2 पर भी। अब IC2 पे देखें तो उस पे भी दोनों पॉइंट्स पे हमको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब A और C से हमको कैसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये किस पे हो गया? IC2 पर हो गया, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, A B के भी बराबर है और A C के भी बराबर है, तो आपस में B और C भी तो इक्वल होंगे। मतलब B से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। अगर हम इस ग्राफ में देखें अब, तो B और C से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर हो सकता है? लेट अस चेक। अगर हम Y की क्वांटिटी देखें तो Y की क्वांटिटी कितनी है हमारी? OK मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो B पॉइंट पर Y की क्वांटिटी कितनी है? OK। C पॉइंट पर भी Y की क्वांटिटी कितनी है? OK। B पॉइंट पर X की क्वांटिटी कितनी है? X की क्वांटिटी हो गई OL। पर C पॉइंट पर X की क्वांटिटी कितनी है? ज़्यादा है, OL 1 है। अब क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि B और C से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। तो ये जो हमारी इक्वेशन हमने कंक्लूड करी थी वो क्या हो गई? गलत हो गई। मतलब जो हमने हाइपोथेसिस मानी थी, हाइपोथेसिस अज्यूम करी थी कि ये दोनों जो कर्व्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारी गलत हो गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ? जो हमारी प्रॉपर्टी है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी 4। अब हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी हमारी,
ICs do not touch x एक्सिस और y एक्सिस। ये हम कैसे शो करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये टच नहीं करते हैं x एक्सिस को और y एक्सिस को? देखो अभी तक हमने जितने भी ICs बनाए हैं वो सब ऐसे हैं, बीच में हैं, एक भी ना तो y एक्सिस को टच कर रहा है ना ही कोई भी x एक्सिस को टच कर रहा है। ऐसा क्यों है? सपोज हम एक यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा IC, ये क्या कर रहा है, सपोज हम इसको y एक्सिस से टच करा दें, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, और एक ग्राफ हमने बना दिया यहाँ पर जो क्या करेगा, x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो अगर आप इसमें देखो दोनों में क्या होगा, ये है हमारा ओरिजिन इस पॉइंट पे, ये है हमारा ओरिजिन, तो इस पॉइंट में क्या, इस वाले ग्राफ में क्या होगा, क्योंकि y एक्सिस को टच कर रही है तो y की क्वांटिटी तो कितनी हो गई, OY1, पर x की क्वांटिटी इसमें क्या हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई कि नहीं, 0 हुई है क्योंकि x तो है ही नहीं, सिर्फ y की क्वांटिटी है इस पॉइंट पर। इसी तरह इसमें देखें तो x की क्वांटिटी तो हो गई यहाँ पर OX1, पर y की क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पर, 0। और जो हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसके अजम्पशंस क्या थे, अजम्पशंस रिकॉल करो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसमें क्या गिवन था कि जो हमारा कंज्यूमर है वो दोनों कमोडिटीज का कंजम्पशन कर रहा है, मतलब सिर्फ 2 कमोडिटीज ही कंज्यूम कर रहा है। तो सिर्फ 2 कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों को भी अच्छी तरह कंज्यूम कर रहा है। तो अच्छी तरह कंज्यूम करना तो ये नहीं होता है कि x 0 है, इस केस में y 0 है। तो इसीलिए ये जो हमारी जो हमने अभी ये शो किया, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे ICs हैं, इनडिफरेंस कर्व्स हैं, वो क्या करेंगे, x एक्सिस को और y एक्सिस को टच नहीं करेंगे, और वो क्या होंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं हमारी क्या क्या हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि IC स्लोप्स डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट था IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, वो ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है, जिसमें हमने क्या निकालना सीखा था, स्लोप निकालना सीखा था। MRS देखा था, MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना हायर IC होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा, और हायर IC किसकी वजह से होता है, कंज्यूमर की हायर इनकम की वजह से। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ICs डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट प्रॉपर्टी इज कि ICs डू नॉट टच y एक्सिस और x एक्सिस। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आई मीन इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था। तो आज आपको IC की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।